फायर ब्रिगेड आई तो उन्होंने देखा कि उनके स्टोर रूम में कैश बंडल्स डले हुए हैं। इसी के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक फॉर्मल इंक्वायरी कमेटी बनाई। जस्टिस वर्मा, उनकी बेटी और घर के स्टाफ। इंक्वायरी कमेटी ने कुछ शॉकिंग ऑब्जर्वेशंस किए, जैसे जस्टिस वर्मा ने कैश के बारे में कुछ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। आपने ये तो सुना होगा कि एक बार जज बन गए तो उन्हें हटाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन अब जस्टिस यशवंत वर्मा का केस इंडियन जुडिशरी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन है जस्टिस यशवंत वर्मा, उन पे क्या एलिगेशंस है, उन पे इंक्वायरी कैसे हुई और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया में एक जज को रिमूव कैसे किया जाता है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना करियर 8 अगस्त 1992 को शुरू किया, जब उन्होंने एडवोकेट के रूप में इनरोल किया। 2006 से लेकर उनकी एलिवेशन तक उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए स्पेशल काउंसिल के रूप में काम किया। 2014 में उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल जज अपॉइंट किया गया और 2016 में उनको परमानेंट जज अपॉइंट कर दिया गया। अक्टूबर 2021 में उनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट हुआ और अप्रैल 2025 में उनको वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। 14 मार्च 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा के रेसिडेंस पर आग लगी। जब फायर ब्रिगेड आई तो उन्होंने देखा कि उनके स्टोर रूम में कैश बंडल्स डले हुए हैं। ये कैश एलिजिडली उनके आउट हाउस में था, जिसका एक्सेस उनकी फैमिली के पास भी था। ये मैटर तुरंत मीडिया में वायरल हो गया और सवाल उठने लगे कि इतना कैश वहाँ आया कैसे? क्या जज साहब को इसके बारे में पता था? क्या करप्शन का केस बनेगा? इसी के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक फॉर्मल इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसे कहते हैं इन हाउस मैकेनिज्म। इस इन हाउस इंक्वायरी कमेटी में एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक सीनियर जूरिस्ट थे। कमेटी ने 55 लोगों के स्टेटमेंट्स लिए, इंक्लूडिंग जस्टिस वर्मा, उनकी बेटी और घर के स्टाफ। इंक्वायरी कमेटी ने कुछ शॉकिंग ऑब्जर्वेशंस किए, जैसे जस्टिस वर्मा ने कैश के बारे में कुछ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। स्टोर रूम उनके इफेक्टिव कंट्रोल में था, चाहे इनडायरेक्टली ही सही। एविडेंस स्ट्रॉन्ग था और उनकी पोजीशन जुडिशियल ऑफिस के लिए अनएथिकल लगी। फाइनल कंक्लूजन ये था कि जज ने मिसकंडक्ट किया है और उन्हें ऑफिस में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। जस्टिस वर्मा ने इस रिपोर्ट को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है, उनका आउट हाउस खुला था और कोई भी कैश रख गया होगा, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाली, ये कहकर कि इंक्वायरी अनफेयर थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने बोला उन्हें फुल अपॉर्चुनिटी दी गई थी, कमिटी इम्पार्शियल थी और उनके खिलाफ काफी मटेरियल एविडेंस मिला है। इसका मतलब कि अब जज के रिमूवल के लिए पार्लियामेंट के पास रास्ता खुला है। अब सवाल उठता है, क्या एक सिटिंग जज को पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है? यस, लेकिन प्रोसेस काफी टफ है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 ये दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का पूरा प्रोसीजर डिफाइन करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 218 इन्हीं प्रोसीजर्स को एक हाई कोर्ट जज पर भी अप्लाई करता है। चलिए अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि जज को रिमूव करने का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप है मोशन इनिशिएट करना, यानी कि इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन उसके लिए सपोर्ट चाहिए। लोकसभा में कम से कम 100 एमपीस का या राज्यसभा में कम से कम 50 एमपीस का। मोशन तभी आगे बढ़ेगा जब स्पीकर या चेयरमैन उसको एक्सेप्ट करे। फिर बनती है एक इंक्वायरी कमेटी, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर। इस कमेटी के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं। ये लोग फैक्ट फाइंडिंग का काम करते हैं, एक क्वासी जुडिशियल इंक्वायरी चलाते हैं और देखते हैं कि एलिगेशन सच है या नहीं। कमेटी अपनी रिपोर्ट उस हाउस को देती है जहां से मोशन शुरू हुआ था। अगर कमेटी ने जज को गिल्टी पाया तो दोनों हाउसेस में डिबेट होती है, लेकिन रिमूवल तभी पॉसिबल है जब दोनों हाउसेस एक ही सेशन में स्पेशल मेजोरिटी से मोशन पास करें। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब कि 50% से ज्यादा टोटल मेंबरशिप, साथ ही 2/3 टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का सपोर्ट। और फाइनली जब दोनों हाउसेस मोशन पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डर इशू करके जज को रिमूव कर देते हैं। यही है पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस एक जज को रिमूव करने का। अब तक इंडिया में किसी भी जज को इस फुल प्रोसेस से रिमूव नहीं किया गया है। अब जब हम जजेस के रिमूवल का फुल प्रोसेस समझ चुके हैं तो आइए देखते हैं कि इंडिया में किन जजेस के अगेंस्ट इंपीचमेंट या रिमूवल की प्रोसीडिंग्स चल चुकी है। सबसे पहला केस था जस्टिस वी रामास्वामी का। इन पर फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन का चार्ज था जब ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इंक्वायरी कमेटी ने गिल्टी भी पाया, लेकिन लोकसभा में रूलिंग पार्टी ने वोट करने से एब्सटेन कर दिया, इसलिए वो रिमूव नहीं हुए और रिटायरमेंट तक पद पर बने रहे। फिर आते हैं जस्टिस पीडी दिनाकरन, जो कि सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इन पर लैंड ग्रैबिंग और पावर मिसयूज करने के एलिगेशंस थे, लेकिन इंक्वायरी कंप्लीट होने से पहले ही इन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर आता 2011 में कलकत्ता हाई कोर्ट के सौमित्रा सेन का केस। इन पे कोर्ट के दिए हुए 33.23 लाख के मिसयूज का आरोप था। राज्यसभा में उनके अगेंस्ट मोशन पास हो गया, लेकिन लोकसभा में वोटिंग से पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस एसके गांगले पे एक वुमेन डिस्ट्रिक्ट जज ने सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था। कमेटी बनी, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। 2018 में एक हिस्टोरिक इंसिडेंट हुआ जब पहली बार एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन फाइल हुआ। एलिगेशंस थे अब्यूज ऑफ अथॉरिटी और जुडिशियल इम्प्रॉपर्टी के।
लेकिन राज्यसभा चेयरमैन ने मोशन एडमिट ही नहीं किया। और सबसे रिसेंट केस है जस्टिस शेखर कुमार यादव का, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज है। 2024 में 55 एमपीज ने उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन फाइल किया था हेट स्पीच एलिगेशंस के लिए। इस केस की प्रोसीडिंग्स अभी चल ही रही है। तो दोस्तों, ये था फुल डिटेल जस्टिस यशवंत वर्मा केस का, फ्रॉम द कैश कंट्रोवर्सी टू द फुल लीगल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ जज। आपको क्या लगता है कि जज को हटाने का प्रोसेस आसान होना चाहिए? क्या करंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है या इसमें रिफॉर्म्स चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आपको ऐसी ही लीगल अपडेट्स पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।